सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समझना कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती क्या है। अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग को समझने के लिए हम अपने स्कूल के दिनों में वापस आते हैं। स्कूल में आपके फिजिक्स टीचर ने आपको बताया होगा कि मोमेंटम किसी भी बॉडी का अमाउंट ऑफ मोशन जो उसके अंदर है उसको मोमेंटम बोलते हैं। और स्टॉक मार्केट में भी कितनी तेजी एक स्टॉक के अंदर आ रखी है उसको हम उस स्टॉक का मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसने तेजी पकड़ रखी है। अब इसको समझना चाहें तो आपको लगेगा कि भाई एनालिस्ट जिनके बारे में मैं सुनता रहता हूँ वो तो बोलते हैं कि भाई कंपनी की वैल्यू देखो, कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करो। और आप कह रहे हो कि हम बस तेजी देख के इन्वेस्ट करें। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक मार्केट में, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर, उस पे बेस्ड है। स्टॉक मार्केट जैसे आप जानते हैं वो बायर्स और सेलर्स के बेसिस पे चलता है। तो जब भी किसी स्टॉक में बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई वो स्टॉक तो बढ़ना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको आज बाई करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग बाई करना चाहेंगे तो उसका प्राइस बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। तो जिस भी स्टॉक में अगर कोई वैल्यूएशन में चेंज आता है, अगर कुछ फंडामेंटल चेंज आता है, जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक तेजी पकड़ ले। स्टॉक में तेजी तभी आती है जब बहुत सारे बायर्स उसमें जमना चाहते हैं। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या करना चाहती है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें जहां पे एक्चुअली बहुत सारे बायर्स जम कर चुके हैं, जहां पे एक्चुअली एक तेजी आ चुकी है, और अब हम उस तेजी की वेव को एज मोमेंटम इन्वेस्टर्स राइड कर सकते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का ये एक बहुत ही सिंपल तो एक्सप्लेनेशन था। शुरू करते हैं दोस्तों। हाउ इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिंग? ट्रेडिंग से मोमेंटम इन्वेस्टिंग अलग कैसे है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थोड़ा डेप्थ में। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आप एक ऑलरेडी अच्छे चल रहे स्टॉक या स्टॉक पोर्टफोलियो को खरीदते हैं जिसमें आपकी उम्मीद है कि वो और ऊपर जाएगा। आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और आप इसको मे बी हफ्तों के लिए या काफ़ी महीनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में आप छोटे छोटे वेव्स कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप जल्दी जल्दी से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी फास्ट पेस्ड एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग। कभी कभी तो मे बी एक दिन में ही पूरा ट्रेड हो जाता है, राइट? और कभी कभार मे बी कुछ एक हफ्ते तक भी चल सकता है वो ट्रेड। बट अल्टीमेटली हर ट्रेड से थोड़े थोड़े प्रॉफिट कमाने की कोशिश रहती है ट्रेडिंग में। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में जनरली ज़्यादा रिलैक्स होता है, इतना बाइंग एंड सेलिंग एक्शन नहीं होता है, एंड अल्टीमेटली ट्रेडिंग जैसा एक फुल टाइम जॉब की ज़रूरत नहीं होती है जिसमें आपको मार्केट का पूरा फुल टाइम 24/7 नज़र रखना होता है। न्यूज़ में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, हाउ कैन ऑल दैट इम्पैक्ट आपका परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक मार्केट्स जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं। सो ऐसे ऐसे कुछ डिफरेंसेस होते हैं। लेट्स गो थ्रू ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली, हर एक को एक एक करके समझते हैं। पहला है टाइम होराइजन। कितने टाइम के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं? मोमेंटम इन्वेस्टिंग में कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों या फिर कभी कभार तो कुछ सालों तक भी पोजीशन को होल्ड करना पड़ सकता है। इधर अल्टीमेटली एम ये है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ चलना चाहिए अपने को। ट्रेडिंग में स्टॉक पोजीशंस या फिर जो आपके सेम डे में आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, दैट इज एसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग। सो द टाइम होराइजन आपका बहुत छोटा होता है। कभी कभार मे बी कुछ दिन हो सकते हैं, मे बी सिंगल डे में हो सकता है, या फिर मे बी इट कुड इवन स्ट्रेच टू अ वीक। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रैटेजी। मोमेंटम में फोकस है वो स्टॉक्स खरीदने के लिए जिसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिख रहा है, मे बी ओवर 3 महीने या 6 महीने या फिर 12 महीने, और वो स्टॉक्स बेचने चाहिए जिसमें हमें वीक परफॉर्मेंस दिख रहा है। इधर अल्टीमेटली हमारा अजम्पशन ये है और बिलीफ ये है कि वही स्टॉक्स लेने चाहिए जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, जिसमें ट्रेंडिंग है, जिसमें एक्टिविटी अच्छी लग रही है और वो आगे भी अच्छा करेगा। दैट इज द अंडरलाइंग अजम्पशन दैट वी मेकिंग है। उसके ऊपर हम और फैक्टर्स एंड एनालिसिस भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग में काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ज़्यादातर मे बी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं एंड कुछ कुछ फंडामेंटल कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं ट्रेडिंग में, एंड अल्टीमेटली न्यूज़ पे भी बहुत फोकस होता है। सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी लेवल का डिफरेंस बिटवीन द टू। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करते हैं अब। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आप अल्टीमेटली इंकर करते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग, दैट वो होता है। और इसमें मोमेंटम में ट्रांजैक्शन कॉस्ट टिपिकली काफ़ी कम होंगे कंपेयर टू ट्रेडिंग, राइट? जहाँ पे आपका बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी काफ़ी कम होती है। इधर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं आप अपने स्टॉक्स को, जहाँ की ट्रेडिंग में आप काफ़ी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशंस में, एंड हेंस वो जो ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, टैक्सेशन। टैक्सेशन
ट्रेडिंग में 99 टू मे बी इवन 100% ऑफ द टाइम आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ही देना पड़ेगा, राइट, बिकॉज आपका होल्डिंग पीरियड ही इतना छोटा होता है जहाँ पे आप मे बी एक दिन, एक हफ्ते, मे बी समटाइम्स मे बी इवन स्ट्रेचिंग टू अ फ्यू वीक्स तक चल सकता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आप टिपिकली एनालाइज कर रहे हैं 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के स्टॉक के परफॉर्मेंस का, और उसके बेसिस में आप डिसीजन ले रहे हैं, राइट। तो हो सकता है मोमेंटम आपका शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट करे, हो सकता है मे बी इवन ग्रेटर देन 1 ईयर में भी बेनिफिट करे, राइट। तो इस केस में जो आपका पोर्टफोलियो है या जो मोमेंटम वाला स्टॉक है, दैट कुड ईदर बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इट कुड इंकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वो डिपेंड करेगा आपके स्ट्रैटेजी पे। फिफ्थ पॉइंट, एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट दैट आई विल मेक ऑन दिस, इज दैट स्किल और टाइम कमिटमेंट, राइट, दोनों ही कम लगते हैं बेसिक मोमेंटम स्ट्रैटेजी में। ट्रेडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी स्किल रिक्वायरमेंट होती है, एंड आपको डेली मॉनिटर करना पड़ता है कि स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल पैरामीटर्स देखने होते हैं, आपकी पोजीशंस आपको फटाफट से एडजस्ट करनी होती है, न्यूज़ में क्या चल रहा है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। मोमेंटम में ऐसा नहीं होता है। मोमेंटम में द स्ट्रैटेजी जो है, जैसे हमारी राइट रिसर्च में है, वी आर ऑब्वियसली फोकसिंग ऑन नॉट जस्ट द मोमेंटम फैक्टर, हम थोड़ा उसमें एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स भी अप्लाई करते हैं अपने, along with technical analysis and 300 other different factors that we also consider. So हमारी स्ट्रैटेजी में थोड़ा स्किल एंड टाइम कमिटमेंट भी काफ़ी लग जाता है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग मोमेंटम में इतना टाइम एंड कमिटमेंट कंपेयर टू ट्रेडिंग नहीं लगता है। चलिए, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो हमें किसी ने यूट्यूब से पूछा था कि मोमेंटम में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है। ऑब्वियसली अगर आप मोमेंटम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कोई ना कोई इंडिकेटर, कोई ना कोई मेट्रिक देखते हैं स्टॉक का, जिसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। और इस सवाल में ये जानना चाहते हैं मोमेंटम के लिए बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा। अब इसका जवाब एक सीधा जवाब नहीं है। मोमेंटम को अगर आप अभी नापना चाहें तो आप कई चीजें दे सकते हैं। एक तो हो गया प्राइस मोमेंटम, जिसमें हम स्टॉक के पिछले कुछ महीनों के रिटर्न, सोच लीजिए 6 महीने के रिटर्न या 12 महीने के रिटर्न देख के कह रहे हैं कि भाई ये स्टॉक सबसे अच्छा चल रहा है 6 महीने में, तो इसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम है। तो ये स्टॉक में इतने पीरियड में अच्छी रिटर्न आई है, तो ये स्टॉक हाई मोमेंटम है। दूसरी तरह से आप ये कह सकते हैं ये स्टॉक अपने सेक्टर में सबसे अच्छा चल रहा है, तो ये स्टॉक हाई मोमेंटम है। कुछ लोग जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं वो कहेंगे कि भाई ये स्टॉक का आरएसआई का नंबर बहुत स्ट्रांग है, तो ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम दे रहा है। कुछ लोग कहेंगे भाई एमएसीडी का नंबर बहुत अच्छा है, तो ये स्टॉक हाई मोमेंटम। कुछ लोग ब्रेकआउट चार्ट्स बनाते हैं, कुछ लोग देखते हैं कौन सा स्टॉक अपना हाईएस्ट हाई ब्रेकआउट कर रहा है, उसको हाई मोमेंटम मानते हैं। तो हम ऐसे कई सारे फैक्टर्स या मैट्रिक्स को एनालाइज करते हैं, और हम सिर्फ एक चीज के बेसिस पे डिसाइड नहीं करते, हम ऐसे कई सारे मैट्रिक देखते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। और कोई एक फैक्टर इनमें से बेस्ट नहीं होता। हमारे हिसाब से आपको सारे फैक्टर स्टडी करने चाहिए, और सही समय पे सही फैक्टर को इन्वेस्ट करना ही इज द आर्ट ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अब ये तो बात हो गई प्राइस मोमेंटम की। दूसरी तरफ अर्निंग मोमेंटम भी एक चीज होती है। अर्निंग मोमेंटम का क्या मतलब है कि भाई बहुत सारे एनालिस्ट एक स्टॉक कवर करते हैं, बट कोई एक ऐसा स्टॉक है जो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बार बार ब्रेक करता जाता है। जब भी आप न्यूज में ऐसा देखते हैं कि भाई इस कंपनी की अर्निंग रिलीज हुई है और इस अर्निंग ने एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया है, 20% की हमने रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी, बट 30% की आ गई है। तो ऐसे में आप देखते हैं कि भाई बहुत तेजी आ जाती है उस स्टॉक में। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन का को जब स्टॉक बीट करता है तो उसको हम अर्निंग मोमेंटम भी बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का मोमेंटम होता है जिसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम को कैप्चर करने के तरह तरह के मेट्रिक होते हैं। हमारी कोशिश रहती है हम सबको स्टडी करें, और हम इसमें से आइडेंटिफाई करें कि भाई किस तरह के मोमेंटम में इस टाइप पे इन्वेस्ट करना है। और जितने ज्यादा फैक्टर देखेंगे उतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन बनेगा, उतनी बेहतर स्ट्रैटेजी बनेगी। मोमेंटम में इन्वेस्ट करने से पहले लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला डाइवर्सिफिकेशन। तो भाई आप एक टाइम पे मान लीजिए आपने 2021 में देख लिया था भाई मेटल सेक्टर में बड़ा मोमेंटम आ रहा है और आपने सारे मेटल स्टॉक खरीद लिए होते, और वहीं चाइना से न्यूज आई और चाइना की वजह से पूरा मेटल सेक्टर ही इम्पैक्ट हो गया, तो आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट आ जाता। तो मोमेंटम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें किसी भी सेक्टर में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ना हो, किसी भी स्टॉक में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ना हो। तो आप कोई भी स्टॉक मान लीजिए, आपने एक टाइम पे अदानी की जब रैली चल रही थी, आपने 30% अदानी का स्टॉक खरीद लिया होता एक, और वहां पे एक इम्पैक्ट आ जाता तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट आता।
तो हमेशा कोशिश करें कि डाइवर्सिफिकेशन बना के रखें और ये समझें कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग फूल प्रूफ नहीं है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है इंडिया में, जो हम बहुत सारी मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के रिटर्न्स के बारे में अगर आप स्टडी करें तो आप देखेंगे कि भाई अच्छी रिटर्न आती है लॉन्ग टर्म में, बट एक फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है। इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि आपने मोमेंटम स्टॉक पकड़ा और किसी न्यूज या इवेंट के कारण वो अच्छा परफॉर्म ना करे, तो रिस्क मैनेजमेंट उस टाइम पे कैसे हैंडल करें, स्टॉप लॉसेस लगाना और स्टॉक जिनमें कोई इवेंट आ रहा है उनको हैंडल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के में इन्वेस्ट करने से पहले आप अंडरस्टैंड करें कि बहुत तरह तरह के फैक्टर्स क्या हैं और इसमें जो रिस्क आएगा क्या मैं वो हैंडल कर सकता हूँ और मैं उसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ, और तभी आप मोमेंटम में इन्वेस्ट अगला करें। क्वेश्चन है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ट्रेंड इन्वेस्टिंग सेम होते हैं क्या? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ट्रेंड इन्वेस्टिंग आप समझ सकते हैं कि वो कजिन्स हैं या फिर ब्रदर्स हैं, जहाँ पे दोनों रिलेटेड हैं बट अल्टीमेटली बिल्कुल भी सेम नहीं है, राइट? दोनों स्ट्रैटेजीज़ में आप स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं, आप स्टॉक्स जो अदर एसेट्स हैं उनको आप बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। वो उनका अगर अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं वो, और आपकी उम्मीद यही है कि इन द लॉन्ग टर्म उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। बट देर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस, सो लेट मी क्विकली गो थ्रू दैट। मोमेंटम इन्वेस्टिंग ज़्यादा नंबर्स को देखता है, राइट? वी हैव टू फोकस ऑन मोर ऑफ द नंबर्स एंड ज़्यादा क्वांट में हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है। इन्वेस्टर्स टिपिकली स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जैसे मे बी 3 मंथ्स 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का विंडो को देखते हैं जब वो ये एनालिसिस कर रहे होते हैं। एंड दिस टाइम फ्रेम्स जो हम देख रहे हैं वो हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन दैट टाइम ड्यूरेशन, राइट? और जो भी हमें विनर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम इस पूरे एनालिसिस के थ्रू, हम उसमें अल्टीमेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? एंड उम्मीद अल्टीमेटली यही होती है कि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ट्रेंड इन्वेस्टिंग थोड़ा ब्रॉड होता है। वी डोंट जस्ट लुक एट नंबर्स, उसमें खाली फोकस नहीं रहता है हमारा। हम बड़े जो मार्केट ट्रेंड्स हैं उनको भी देखते हैं। वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लेट्स से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मार्केट है, लेट्स से वो अभी पॉपुलर हो रखी है, टेस्ला इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे मे बी वी स्टार्ट सीइंग ट्रेंड एंड सम एक्टिविटी हैपनिंग इन इलेक्ट्रिक कार कंपनीज, और उनके जो स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने का मे बी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, राइट? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट जस्ट टू लेट यू नो कैसे हम सोच सकते हैं इसके बारे में, राइट? तो ट्रेंड इन्वेस्टिंग में जो टाइम फ्रेम है वो इतना रिजिड नहीं होता, इतना नहीं कि 3 महीने 6 महीने 12 महीने देखना है। वहाँ पे वी कैन बी मोर फ्लेक्सिबल एंड आप जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो होल्ड कर सकते हैं जब तक आपको लगता है कि वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं होता है। एंड अल्टीमेटली मे बी वो हो सकता है अप टू मे बी अ फ्यू मंथ्स, जैसे 4-5 महीने, या फिर 1 साल भी हो सकता है, और उससे बड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अब किसी ने पूछा है कि हमारा जो राइट मोमेंटम पोर्टफोलियो है क्या वो अर्निंग मोमेंटम की दिखता है, तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। हम हमारे राइट मोमेंटम में अर्निंग मोमेंटम ही देखते हैं। अर्निंग मोमेंटम का मतलब है कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनकी अर्निंग जो अपने एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहे हैं, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन एनालिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। एनालिस्ट स्टॉक को एक रेटिंग देते हैं कि भाई इस स्टॉक की इतनी अर्निंग आनी चाहिए, फिर वो अपनी स्टडी की बेसिस पे उसकी अर्निंग को रिवाइज करते हैं। अगर एनालिस्ट स्टॉक की अर्निंग को ऊपर की तरफ रिवाइज कर रहे हैं, मतलब भाई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है यहाँ पे। तो ऐसे केसेस में हमें लगता है कि भाई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया है और हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारी जो राइट मोमेंटम स्ट्रैटेजी है वो ये दोनों चीजें, प्राइस मोमेंटम और अर्निंग मोमेंटम, दोनों के बेसिस पे बनाई करते हैं अपने 2 पोर्टफोलियोज़ के, राइट मोमेंटम और अल्फा प्राइम। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है विशाल जी से, जहाँ पे ये पूछे हुए हमसे, इन्होंने पूछा था कितना ओवरलैप है बिटवीन राइट मोमेंटम एंड अल्फा प्राइम, राइट? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो 4 पॉइंट्स है मेरे पास इसके लिए। एक है जो हम नंबर ऑफ स्टॉक्स, जो आपका स्टॉक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कहते हैं, वो पोर्टफोलियो में कितने होते हैं। अल्फा प्राइम में हम बस 10 स्टॉक्स को फोकस करते हैं एंड दैट इज़ इट, राइट? ये एकदम कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है हमारा। राइट मोमेंटम में टिपिकली 20 to 25 स्टॉक्स होते हैं। ज़्यादातर हम इसमें फोकस करते हैं डाइवर्सिफिकेशन का, वाइल गिविंग अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा बेनिफिट ऑफ दैट मोमेंटम फैक्टर अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स इज वेल, राइट? बट दैट इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस हियर कि इसमें 10 होते हैं और इसमें 20 से 25 हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, रिस्क और रिटर्न। तो अल्फा प्राइम एज वी नो 10 स्टॉक्स हैं, तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, काफ़ी फोकस पोर्टफोलियो है। वेर एज राइट मोमेंटम कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ बिट मोर सॉर्ट ऑफ रिलैक्स्ड एंड मोर सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, राइट? जहाँ पे हमारा फोकस विद अल्फा प्राइम इज़ कि हम अगर कम स्टॉक्स पे फोकस करें, जहाँ पे हमें लूज हो रहा है बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बट गेन हो रहा है मे बी हायर रिस्क पे हायर अल्फा, एंड हाउ वी कैन जनरेट हायर रिटर्न्स, राइट? तो बेसिक आइडिया यही है कि अल्फा प्राइम हायर अल्फा, हायर जनरेशन रिटर्न पोटेंशियल, बट हायर रिस्क है उसके साथ, ऑब्वियसली, राइट?
थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हम स्टॉक्स ले रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, वो किस कारण के होते हैं. राइट मोमेंटम में एक हमारा मल्टी कैप पोर्टफोलियो है. इट कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री या फिर थीम पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम सेक्टर एग्नोस्टिक हैं इसमें, राइट. एंड हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लार्ज में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस ऑब्वियसली, राइट. अल्फा प्राइम में करंटली हमने ज़्यादातर फोकस करा है स्मॉल कैप्स में. तो वी कैन थिंक ऑफ अल्फा प्राइम टुडे एज हाई मोमेंटम, हाई रिस्क एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन स्मॉल कैप्स ओनली. एंड ये हमने इसलिए करा है क्योंकि मार्केट का कंडीशंस अभी ऐसी हैं. अभी 2-3 महीने पहले स्मॉल कैप का रैली चल रहा था. इट्स स्टिल सॉर्ट ऑफ डूइंग प्रीटी वेल. सो दैट इज़ वाई वी फोकस ऑन स्मॉल कैप करंटली. आगे जाते जाते दैट मे चेंज, बट दैट इज़ द ब्रॉड थीम दैट वी आर सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग राइट नाउ. फोर्थ पॉइंट हियर इज़ द ओवरलैप एंड द स्ट्रेटेजिक एलोकेशन. बाय डिज़ाइन काफ़ी सोच समझ के हमने दोनों पोर्टफोलियोज़ के लिए स्टॉक्स सेलेक्ट कर रखे हैं. ये रैंडम नहीं होता है, राइट. दोनों पोर्टफोलियोज़ में कोई स्टॉक है, सो वो वहाँ पे एक कारण के लिए ही है. इट इज़ देयर फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न एंड वी बिलीव दैट स्टॉक विल डू वेल बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस, बेस्ड ऑन आवर क्वांटिटेटिव मॉडल्स, आवर AI मॉडल्स एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट गोज इनटू इट, कि वो स्टॉक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा उस स्पेसिफिक पोर्टफोलियो के लिए, राइट. एंड वो जो एलोकेशन हम दे रहे हैं वो भी सेम नहीं रहेगा दोनों पोर्टफोलियोज़ के लिए. यहाँ पे 10 है, वहाँ पे 20 से 25 हो सकते हैं. सो दैट एलोकेशन विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, राइट. सो काफ़ी डिलिबरेटली किया है हमने ये. ओवरलैप हो सकता है बट इट विल नॉट बी अ लॉट. इट बी रिलेटेड टू मे बी 1 or 2 स्टॉक्स हियर एंड देयर, राइट. ये क्वेश्चन उत्तम कुमार जी ने पूछा है, जहाँ पे ये जानना चाहते थे कि अगर राइट मोमेंटम और अल्फा प्राइम कैसा परफॉर्म करेगा या फिर हम क्या करेंगे जब मार्केट डाउन हो जाती है. डू वी शिफ्ट टू सेफर एसेट्स. तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड काफ़ी बारी हमने इसको आंसर करा है अपने लाइव स्ट्रीम्स में, जहाँ पे अगर मार्केट डाउन होता है तो वी ऑब्वियसली विल नीड टू डू सर्टन चेंजेस एंड कुछ चेंजेस हम करेंगे अपने दोनों पोर्टफोलियोज़ के लिए. द फर्स्ट थिंग इज़ हमें समझना चाहिए अपना राइट रिसर्च का ड्रॉडाउन स्ट्रेटजी क्या रहेगा इस सिनेरियो में. तो लेट्स से मान लो कि आपका पोर्टफोलियो में 10% की ड्रॉडाउन आ गई है. तो मतलब अगर 10% पोर्टफोलियो का वैल्यू कम हो गया है तो वहाँ पे हम टिपिकली 5 to 10% का पैसा एलोकेट करेंगे टुवर्ड्स, डी एलोकेट करेंगे टुवर्ड्स फ्रॉम इक्विटी एंड मूव इट टुवर्ड्स सेफर एसेट्स, जहाँ पे जैसे हो सकता है कैश या बॉन्ड्स, जहाँ पे टिपिकली रिस्क काफ़ी कम होगा, राइट. एंड ये काफ़ी सिस्टमैटिक अप्रोच है हमारा. इसमें हमने पूरा डेटा एंड रिसर्च एंड विद एविडेंस के साथ हम ये एक्शंस ले रहे हैं, जहाँ पे हमारे AI मॉडल्स प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, एंड क्वांट मॉडल्स पूरा एनालिसिस करते हैं एंड उसके बेसिस में वी विल डिटरमाइन द डी एलोकेशन दैट वी विल कंटिन्यू टू फॉलो इन दीज सॉर्ट ऑफ काफ़ी रिस्की सिनारियोज जहाँ पे मार्केट एकदम से क्रैश कर गया है. एंड काफ़ी बारी हमने ये भी देखा है, हमारे जो मॉडल्स हैं, AI मॉडल्स हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में क्या हो सकता है, वहाँ पे वी हैव सीन द मॉडल इज प्रिडिक्टिंग डी एलोकेशन बट द मार्केट इज नॉट सीइंग दैट येट. And in COVID, in last year as well, we saw a lot of that had helped us ensure that the portfolio's performance stayed optimal, क्योंकि हमने पूरा पैसा एकदम से नहीं निकाला अपने पोर्टफोलियो से. वी डीएलोकेटेड ऑन अ वेरी सिस्टमैटिक बेसिस. सो काफ़ी सोच समझ के कर रखा है हमने ये. सेकेंड पॉइंट हियर इज सेक्टर रीएलोकेशन, राइट. हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स जैसे कि मे बी लेट्स से बैंकिंग या मैन्युफैक्चरिंग में मोमेंटम नहीं चल रहा है फॉर इंस्टेंस, राइट. वो सिक्लिकल होता है. इट कैन बी सम सेक्टर्स कैन डू वेल इन सम सिनेरियोज एंड इन सर्टेन टाइम्स दे कैन डू पुअरली, राइट. तो हम FMCG या फिर जो कोई और अच्छा ट्रेंडिंग सेक्टर है उससे भी हम देख सकते हैं, राइट. एंड वहाँ पे पूरा थॉट प्रोसेस यही रहता है कि वी विल आइडेंटिफाई अगेन न्यू स्टॉक्स जहाँ पे वी कैन फाइंड बेटर परफॉर्मेंस एंड अल्टीमेटली उसी को हम चूज़ करेंगे. थर्ड पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस सॉरी सिनेरियो में इज़ टू अंडरस्टैंड कि हमारा रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी क्या है दोनों पोर्टफोलियोज़ के लिए. अल्फा प्राइम में हम मोस्टली हर हफ्ते एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं एंड देखते हैं कि मार्केट के मूवमेंट्स से हमारे पोर्टफोलियो में कोई इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो. बट जो हम रीबैलेंस करेंगे दैट हमारा प्रैक्टिकली स्पीकिंग होगा अराउंड 2 to 3 वीक्स के होराइजन में, क्योंकि हम उससे ज़्यादा करेंगे तो इट इंक्रीज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम सबके लिए एंड दैट इज़ नॉट ऑब्वियसली फीजिबल. मोमेंटम जो है वहाँ पे रीबैलेंसिंग जो हम करेंगे दैट विल बी ऑन अ मंथली बेसिस. वो काफ़ी समय से चल रहा है, वो फिक्स पोर्टफोलियो है अपना. और वहाँ पे जो हम रिव्यू करते हैं वो ऑब्वियसली हम काफ़ी रेगुलरली करते हैं उसको. कोई अगर मेजर सडन मूवमेंट आ गया, कोई काफ़ी बड़ी खबर आ चुकी है जिससे काफ़ी इंपैक्ट होने वाला है हमारे स्टॉक्स को या हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो को, सो इन दोज स्पेसिफिक सिनेरियोज ऑब्वियसली वी आर एक्टिवली लुकिंग एट द पोर्टफोलियो एंड कैसे चल रहे हैं, कैसे ट्रेंडिंग है. एंड इस केस में वी विल ऑलवेज इमीडिएटली इशू एनी रीबैलेंसेज, एनी नोटिफिकेशन. आपने काफ़ी बारी हमें सुना होगा हमारे पास डी एलोकेशन पॉलिसीज़ हैं. वी हैव दीज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड risk management practices that we've been conducting for the last 4 years now. The ultimate philosophy is that we पूरा कैसा एक साथ
पूरे पोर्टफोलियो से नहीं निकालते हैं, पूरा कैश में नहीं डालेंगे हम, बिकॉज जो मार्केट मूवमेंट्स हैं वो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू एनालाइज एंड फोरकास्ट क्या हो रहा है, एंड वो सब हमारे जो AI मॉडल्स हैं, क्वांट मॉडल्स के बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड एंड स्टार्ट अ डी एलोकेशन प्रोसेस, एंड अल्टीमेटली अगर री एलोकेट करना है तो वो भी हम शुरू करते हैं. सो दिस स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से हम पूरा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मैनेज प्रोसेस बैक्ड बाय लॉट ऑफ रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हम करते हैं बैक एंड पे अपने. तो अल्टीमेटली दोनों पोर्टफोलियोज को काफ़ी ध्यान से हम सort of देखते हैं. वी कीप अ वेरी कीन आई ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, एंड अल्टीमेटली उनके पोर्टफोलियो को भी हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट पूरा सही से हो रहा है. एक सवाल जो हमारे लाइव में कई लोगों ने पूछा था और जो काफी लोग हमसे ऐसे भी जनरली पूछते रहते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, मोमेंटम की स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना या फिर PMS में इन्वेस्ट करना. तो इसको समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि भाई PMS जो स्ट्रक्चर है उसमें सेबी ने गाइडलाइन लगाई है कि वहां पे आपको मिनिमम 50 लाख से चालू करना है. तो अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो आप PMS में इन्वेस्ट कर सकते हैं. PMS और स्मॉल केस में डिफरेंस क्या होता है कि PMS में जो ट्रेडिंग हो रही है, जो रिबैलेंसिंग हो रही है, जो भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग हो रही है, वो सब आपका पोर्टफोलियो मैनेजर करता है. और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके पास मोर देन 50 लाख रुपीज है और आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करे, आपने किसी पे ट्रस्ट देना है कि भाई बाइंग सेलिंग भी आप ही कर लो, तो आप PMS पे जाइए. अगर आप राइट रिसर्च की बातें करते हैं तो उसके जो स्मॉल केसेस हैं और उसके जो PMS है, दोनों में हमारी 100% रिसर्च और 100% पूरा एफर्ट रहता है कि हम बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और आप दोनों जगह पे हमारा फुल एफर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. PMS में क्या होगा कि हम आपकी ट्रेडिंग करेंगे, अभी करेंगे, हम आपको अगर मार्केट में कुछ रिस्क आता है तो हम जल्दी एक्ट कर सकते हैं, अगले दिन का रिबैलेंस नहीं भेजना, हम तुरंत एक्ट कर सकते हैं और हम ट्रेडिंग को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. PMS की फीस आपके स्मॉल केस की फीस से अलग होती है, और स्मॉल केस पे जब आप ट्रेड करते हैं तो बड़े ऑर्डर्स में आपको मार्केट इम्पैक्ट मिलता है, बल्कि PMS में हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं. इस वजह से PMS आपके लिए कुछ बेनिफिट्स लेके आता है. तो एज अ लार्जर इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए पोर्टफोलियो खुद मैनेज करे, तो PMS आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जिसमें हम आपको एक बहुत अच्छी सर्विस देंगे. लेकिन उसके अलावा अगर आप एडवाइजरी भी देखना चाहें, और जो आप 4 साल से देख रहे हैं कि राइट रिसर्च अपना पूरा एफर्ट लाता है, आपको एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना के दे, आपके पोर्टफोलियो में पूरी कोशिश करता है कि अच्छे रिटर्न बन के आए, पूरी कोशिश करता है कि अच्छे रिस्क मैनेजमेंट भी हो, तो वो आपको दोनों तरफ मिलेगा. PMS जो एक स्ट्रक्चर है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो को प्रोफेशनली मैनेज करवाना चाहते हैं और जो अपने पोर्टफोलियो मैनेज पे ट्रस्ट करते हैं. तो अगर आप उस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप उस तरफ से जाएं. रिस्क रिवॉर्ड आपको दोनों तरफ से बराबर सा मिलेगा. आपको सर्विसेज अलग अलग से मिलेंगी और आप अपनी नीड के हिसाब से इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Don't forget to like this video and subscribe to the Right YouTube channel. We will be back with many more insights, reviews, and market updates in the coming weeks. Till then, click on the bell icon to stay tuned for more such amazing Right updates. Happy investing.